हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, वैदिक कल्चर हमने कंप्लीट कर लिया है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड ये भी हमने पूरे अच्छे से जो है वो कवर कर लिए हैं। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं इसी सीरीज को और हम लोग बात करेंगे बुद्धिज्म के बारे में मेनली आज। ठीक है, बुद्धिज्म को जो है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट आपको बता दें गाइस कि 600 बीसी से लेकर 400 बीसी का जो ये पीरियड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इस पीरियड के दौरान काफी सारे रिलीजियस मूवमेंट सामने आए थे। बुद्धिज्म, जैनिज्म, राइट। तो ये काफी सारे रिलीजियस मूवमेंट हमें देखने को मिले थे पोस्ट वैदिक पीरियड में, जैसे हम लोग पीरियड ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन कहते हैं या फिर एज ऑफ बुद्ध भी कहा जाता है इसे। 6 सेंचुरी बीसी से लेकर 4 सेंचुरी बीसी का 200 सालों का ये पीरियड हमें देखने को मिलता है। तो इसको जो है वो हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि वैदिक कल्चर की जो प्रोमिनेंस थी वो धीरे धीरे करके एंड में आकर जो है वो खत्म होने लगी थी। लोग जो है वो काफी ज्यादा मतलब चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई थी, रिचुअल्स इतने कॉम्प्लेक्स हो गए थे, कस्टम्स इतने और प्रैक्टिसेस इतनी वो हो गई थी कॉम्प्लेक्स कि लोग जो है वो कॉमन पीपल जो है वो पसंद नहीं कर पा रहे थे। उनको समझ में भी नहीं आ रहा था कि यार ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि ब्राह्मण जो थे गाइस तो वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लेक्स कर दिया था। बहुत सारे रिचुअल्स इस प्रकार के आ गए थे, डोगमा, सुपरस्टिशंस, ऐसी चीजें मतलब हम लोग को देखने को मिली थी जिसने बहुत बुरी हालत जो है वो बाद में जाकर कर दी थी लोगों के बीच में। तो लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो लोग चाह रहे थे कि यार कोई एक नया रिलीजन हो जो कि काफी सिंपल और मतलब सिंपली वो अडॉप्ट कर सके। तो वो सिंप्लिसिटी चाह रहे थे, क्योंकि उस समय यज्ञ वगैरह हुआ करते थे और तमाम प्रकार के यज्ञ जिसको हमने वैदिक लिटरेचर में और वैदिक कल्चर में जो है वो डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, आपको पता होगा इसी सीरीज के। तो ये सब चीजें, ये सब प्रॉब्लम जो है वो आ गई थी। तो क्वेश्चन अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि मतलब रिलीजियस मूवमेंट जो इस 200 सालों के पीरियड में इतने हमें देखने को मिले थे, तो वो क्यों हुए थे, क्या कारण था इन रिलीजियस मूवमेंट्स का। तो देखो, वैदिक फिलॉसफी जो थी उसका ओरिजिनल प्यूरिटी जो है वो टोटली खत्म हो चुका था। वैदिक रिलीजन जो थे वो काफी ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, कॉम्प्लेक्स हो गए थे, राइट, और डीजनरेट हो गए थे सुपरस्टिशन में। यानी कि मतलब कुल मिलाकर मान के चलो आपकी मतलब अंधविश्वास और ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स जिसको परफॉर्म करना आम जनता के लिए काफी मुश्किल हो जाए, और जैसे कि रिचुअल्स भी हैं तो उसको समझना आम जनता के लिए काफी डिफिकल्ट हो गया था। तो इससे आम जनता बड़ी परेशान हो गई थी। दूसरी बात, ब्राह्मण्स जो थी गाइस उनकी सुप्रीमेसी थी, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन हम लोग को पूरी सोसाइटी में देखने को मिल रहा था, जो कि सोसाइटी पसंद नहीं कर रही थी। लेटर वैदिक पीरियड में आते आते हमने देखा था कि जो पूरी सोसाइटी जो थी वो कोर तौर पर 4 वर्ण में डिवाइड हो गई थी। अब मैं कोर तौर पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, आपको शायद पता होगा। तब हमने बात करी थी कि उस समय भी वर्ण हुआ करते थे, बट उस समय वर्ण जो हुआ करते थे वो ऑक्यूपेशन के आधार पर थे, ना कि लोगों की ब्लड लाइन के आधार पर। बट यहां पर क्या हुआ, ब्लड लाइन के आधार पर, मतलब कि हिरारिकल तरीके से हमें देखने को मिला कि मतलब अगर एक व्यक्ति शूद्र है तो उसका बेटा भी शूद्र होगा। तो ऐसी चीज जो है वो शुरू हो गई थी। तो 4 वर्ण जो थे जिसमें ब्राह्मण हमें देखने को मिले थे वो एक तरफ हो गए थे, यानी कि एक तरफा गेम खेल रहे थे, और दूसरी तरफ जो है वो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हम लोग को देखने को मिल रहे थे। इसमें आप देखेंगे कि जैसे कि अगर आप मतलब समझने की कोशिश करो आप, जैसे कि अगर आप जैनिज्म और बुद्धिज्म को पढ़ेंगे तो इनके दोनों के ही जो हम लोग को फाउंडर्स देखने को मिलते हैं वो क्षत्रिय से बिलोंग करते हैं, क्षत्रिय के वर्ण के हैं ये, राइट, दोनों ही, राइट। चाहे हम लोग सिद्धार्थ की बात करें, बुद्ध की बात करें तो ये भी क्षत्रिय के हैं, महावीर जी भी हम लोग को क्षत्रिय के देखने को मिलते हैं, राइट। तो क्या हुआ, सोसाइटी के अंदर ब्राह्मणिकल डोमिनेशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि सोसाइटी फिर पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि ब्राह्मण जो थे वो मतलब जैसा वो बोल रहे थे वैसा लोगों को करना पड़ रहा था, क्योंकि उनकी डोमिनेंसी थी मतलब इसके अंदर सोसाइटी में पूरी, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली। और दूसरी बात क्या हुआ, ईस्टर्न इंडिया में ग्रोथ होना शुरू हुई। एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है वो हम लोग को ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिली। अब एग्रीकल्चर इकोनॉमी बढ़ी तो शूद्र वैश्य के पास जो है वो अच्छा खासा पैसा आने लगा। अब इनके पास पैसा, और क्षत्रिय जो है गाइस वो वॉरियर क्लास है, वो तो मतलब दूसरे जगह पर जाकर टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में कर रही थी, युद्ध कर रही थी। बट इन लोग की प्रोमिनेंस होने के कारण, मतलब कि इन लोग इतना काम कर रहे थे, उसके बावजूद ब्राह्मण जो थे वो सबसे टॉप में थे, तो वो सब चीजें इनको पसंद नहीं आ रही थी। और डिजायर थी, वो चीज मैंने आपको बताया, जो इच्छा थी वैश्य की कि उन्हें अपनी सोशल पोजीशन इंप्रूव करनी है। वैश्य ने तो पैसा कमा लिया ट्रेड कर करके, बट सोशल पोजीशन इंप्रूव नहीं हो पा रही थी, वो अभी भी सोसाइटी में नीचे जो है वो जाने जा रहे थे, राइट। तो उनको अपनी मतलब सोशल पोजीशन को इंप्रूव करना था, राइट, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक पोजीशन इंक्रीज हो गई थी ट्रेड के चलते, क्योंकि ट्रेड जो है वो उस समय के पीरियड में आते आते, लेटर वैदिक पीरियड में आते आते बढ़ गया था। फिर क्या हुआ कि फिर कुछ लोगों ने बोला कि यार चाहिए ही नहीं, ये सिस्टम को हटाओ, वैदिक कल्चर को, वैदिक सिस्टम को हटाओ, हमें तो अपना एक नया रिलीजन अब क्रिएट करना है, बहुत हो गया। तो
फिर आती है बात बुद्धिज्म की और जैनिज्म की। तो आज हम लोग पहले कवर करेंगे बुद्धिज्म को, फिर हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे जैनिज्म के बारे में। तो बुद्ध की लाइफ को पहले समझते हैं, भगवान बुद्ध की लाइफ जो है वो किस प्रकार थी। तो आपको क्लियरली क्वेश्चन ये बनेगा कि बुद्धिज्म के फाउंडर जो है वो कौन है। तो गौतम बुद्ध जो है वो फाउंडर है बुद्धिज्म के, राइट। और इनका जन्म याद रखना 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है, आपको याद रखना है। जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था, और नेपाल के अंदर हम लोग को लुम्बिनी में देखने को मिला था इनका जन्म हुआ था। तो कहां पर जन्म हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। लुम्बिनी वान रुम्मिन देही डिस्ट्रिक्ट इसे कहते हैं नेपाल की। तो इनका जन्म जो हुआ था भगवान बुद्ध का, गौतम बुद्ध का, वो कहां पर हुआ था? नेपाल में हुआ था। किस क्लैन के थे ये? तो क्षत्रिय क्लैन, शाक्य क्षत्रिय क्लैन। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। आगे की बात करते हैं। इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधाना, और इनकी माता का नाम था महामाया। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। इनके पिताजी जो थे वो रिपब्लिकन किंग थे कपिल वस्तु के, और माता जो थी वो कोलिया रिपब्लिक की प्रिंसेस हुआ करती थी। फिर हुआ क्या था कि इनकी माता जी की अर्ली डेथ हो गई थी, जल्दी डेथ हो गई थी। तो फिर इनको इनकी सौतेली माँ ने, स्टेप मदर ने जो है वो पाला पोसा, और इनकी जो आंटी है महा प्रजापति गौतमी, इन्होंने जो है उनको पाला पोसा बड़ा किया। और इनके पिताजी जो थे उन्होंने इनकी शादी बहुत ही जल्दी करवा दी थी। यशोधरा ये प्रिंसेस थी शाक्य डायनेस्टी की, तो इनसे इनकी शादी करा दी। तो इनकी वाइफ जो है वो कौन है? यशोधरा, ध्यान में रखना। उनसे इनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम है राहुल, नाम याद रखिएगा। और फिर क्या हुआ? देखो हुआ क्या था कि इनके पिताजी जो थे उन्होंने कुंडली दिखाई थी बचपन में इनकी। तो पंडित जी ने बोल दिया इनकी कुंडली को देखकर कि यार ये तो साधु बन जाएगा, और ये ऐसा साधु बनेगा कि कालो काल तक जो है वो इसका नाम चलने वाला है, राइट। तो ये चीज हो गई थी। तो इनके पिताजी डर गए थे कि यार मैं नहीं चाहता अपने बच्चे को साधु वाधु बने, घर छोड़ के चला जाए, अलग हो जाए, राइट, आइसोलेशन में रहने लगे। तो ये नहीं चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि मेरा बेटा जो है वो गद्दी संभाले, क्योंकि इनके पिताजी जो है वो किंग है, राइट, राजा है कपिल वस्तु के, शुद्धोधाना। ये चाह रहे हैं कि इनका बेटा भी राजा बने, बट पंडित जी ने बोल दिया राजा तो नहीं बनेगा ये किसी भी कीमत पे। तो इन्होंने क्या किया, इनके फादर ने बचपन से ही इनको लग्जरी लाइफ में रखा। फिर क्या हुआ, एक दिन जब ये घूमने गए थे तब उस समय इन्होंने 4 चीजें देखी घूमते घूमते, राइट। एक वृद्ध आदमी को देखा, क्योंकि देखो इतने लग्जरी में थे ये, इनका जीवन इतना लग्जरी में था कि मतलब इन्होंने अपनी लाइफ में बूढ़े आदमी को नहीं देखा, किसी बीमार व्यक्ति को नहीं देखा, किसी की डेड बॉडी नहीं देखी, ना ही किसी साधु को देखा। तो ये 4 चीज जब इन्होंने देखी तो इनका जो करियर का जो था ये टर्निंग पॉइंट हो गया था। तो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन बनेगा कि 4 चीजें इन ऑप्शन में से बताइए कि कौन सी थी जो कि बुद्ध ने देखी और उसके बाद जो है वो उनका जीवन चेंज हुआ, राइट। तो उन्होंने जो है वो फिर इस मतलब इनकी मतलब धार्मिक रास्ते पर जो है वो चलना शुरू किया। तो 4 चीज थी, बुजुर्ग आदमी, बीमार आदमी, डेड बॉडी, और हम लोग को एक साधु देखने को मिला था, एस्टिक देखने को मिला था, राइट। और इसके अलावा 29 साल की उम्र पर थी ये, और इस समय इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, और घर को छोड़ने के बाद जो है ये एक साधु बन गए घर को छोड़ने के बाद। और जब इन्होंने घर को छोड़ा तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि महाविनिक्ष कर्मन जो है वो क्या है, किससे एसोसिएटेड है? तो भगवान बुद्ध ने जब अपने घर को छोड़ा था, गौतम ने जब अपने घर को छोड़ा था, तब उस समय इस इवेंट को हम लोग कहते हैं महाविनिक्ष कर्मन। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। पहले जो इनके टीचर थे गाइस, ये शंख्य फिलोसोफर थे। कौन से टीचर थे? शंख्य फिलोसोफर। इनका नाम क्या था? अलारा कल्मा। और शंख्य फिलोसोफर डायरेक्टली पूछा जा सकता है, और इन्होंने ही इन्हें मेडिटेशन करना सिखाया। फिर इनके एक और टीचर भी थे, उद्रक रामपुत्र। और फिर 35 साल की उम्र में 49 डेज में ही इन्होंने यानी कि कंटिन्यूअस मेडिटेशन किया 49 डेज तक, और 35 साल की उम्र में इन्होंने बोध गया में एक हम लोग को वृक्ष देखने को मिलता है। एक वृक्ष हम लोग को देखने को मिलता है। कौन सा वृक्ष है ये? पीपल का पेड़ है। बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इन्होंने मेडिटेशन किया। कितने दिन तक? 49 डेज तक। और इस समय इन्होंने जो है वो निर्वाण हासिल कर लिया। निर्वाण यानी कि एनलाइटनमेंट इन्होंने हासिल कर ली कंटिन्यूअस मेडिटेशन करने के बाद। और फिर उसके बाद से सिद्धार्थ को
गौतम को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा या फिर तथागत के नाम से जाने जाने लगा। तो ये बहुत ही बढ़िया सी चीज है, पूछी जा सकती है। 35 साल की उम्र ध्यान में रखनी है, 49 डेज का मेडिटेशन ध्यान में रखना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज ध्यान में रखनी है वो है निर्वाण, मतलब कि मेडिटेशन, एनलाइटमेंट। और किस नदी के बगल में? तो फाल्गु नदी के बगल में बैठकर बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे जो है वो इन्होंने निर्वाण हासिल किया, राइट। और उस समय ये आज की डेट में फाल्गु नदी जो है वो निरंजन नदी के नाम से जानी गई है, राइट। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और बुद्धा ने पहला सरमन कहां दिया? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो बुद्धा ने पहला सरमन गाइस दिया सारनाथ में, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, सारनाथ में इन्होंने पहला अपना सरमन दिया। और इनके 5 शिष्य थे, और इस पूरे इवेंट को हम लोग बोलते हैं टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये चीज ध्यान में रखना, धर्म चक्र प्रवर्तन किससे रिलेटेड है? इन्होंने अपने पहले सरमन को दिया था, उससे रिलेटेड है। निर्वाण किससे रिलेटेड है? निर्वाण रिलेटेड है, उन्होंने एनलाइटमेंट हासिल किया उससे। महाभिनिष्कर्मण किससे रिलेटेड है? तो ये वो अपने घर को छोड़कर चले गए थे 29 साल की उम्र में, उससे रिलेटेड है। ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये पूरी चीजें। 80 साल की उम्र में इनकी फिर मृत्यु हुई 483 बीसी में। और 563 बीसी में, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी, 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। देख लो आप, फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। 563 बीसी, बिल्कुल अच्छे से याद रहना चाहिए ये सब बातें कि इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में, 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहां पर हुई थी मृत्यु? क्वेश्चन अक्सर आता है कुशीनगर। कुशीनगर कहां पर है? तो ये कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ही हम लोग को उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म कहां हुआ था? तो नेपाल के अंदर लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला सरमन दिया था। तो इस तरीके से पूरी चीज आपको ध्यान में रखनी है। और जो इनकी मृत्यु होती है उस चीज को, उस इवेंट को बोलते हैं महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। अब इनकी लाइफ से जुड़े कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिनको कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। तो इनका जो जन्म है उसे सिंबल दिया है लोटस का या बुल का, राइट, बैल का। महाभिनिष्कर्मण मतलब कि जिस समय ये अपने घर छोड़कर चले गए थे, रिनंसिएशन का जब इनका टाइम था, तब उसको घोर्स बोलते हैं, घोड़े के साथ अपने घर से निकल गए थे। घोड़ा जो था गाइस उसका नाम था कंठक, तो ये चीज भी ध्यान में रखना। बोधि ट्री, पीपल का जो पेड़ था उसके नीचे बैठकर जो इन्होंने एनलाइटमेंट हासिल किया, कितने दिनों में? 49 डेज में लगातार मेडिटेशन करते हुए इन्होंने जो है वो हासिल किया, एनलाइटनमेंट हासिल किया। और इस चीज को हम लोग निर्वाण या फिर संबोधि के नाम से जानते हैं। व्हील जो है धर्म चक्र प्रवर्तन, ये पहला सरमन सारनाथ में इन्होंने दिया, तो व्हील सिंबल जो है वो इससे एसोसिएट है। और जब इनकी मृत्यु हुई, जिसको महापरिनिर्वाण हम लोग कहते हैं, कहां पर मृत्यु हुई? तो कुशीनगर में, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश में है, वहां पर इनकी मृत्यु हुई। एक काइसा नाम का, कासिया नाम का विलेज है, गांव है, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके मृत्यु को स्तूप से जोड़ा जाता है, स्तूप। और कहते हैं ना कि स्तूप जो है, स्तूप जो हमें देखने को मिलता है उसके अंदर जो है वो रेलिक है, मतलब कि अस्थियां वगैरह जो होती है ना, वो हम लोग को भगवान बुद्ध की देखने को मिलती है, रेलिक, एक घड़े में, एक पॉट में। अब देखो, भगवान बुद्ध के जो घोड़ा था उसका नाम था कंटक, और भगवान बुद्ध का जो चैरिएटर था उसका नाम था चन्ना। चैरिएटर मतलब समझते हो ना, रथ जो चलाता है। और देवदत्त जो था वो बुद्ध का कजिन था, देवदत्त बुद्ध का कजिन। सुजाता जो थी वो, उन्होंने इन्हें खीर खिलाया था, मतलब कि एक फार्मर्स की, एक किसान की बेटी थी जिन्होंने इन्हें बोध गया में खीर खिलाया था। और बुद्ध के दूसरे नाम क्या है? तो गौतम, राइट, इनका क्लैन नेम। सिद्धार्थ बचपन में इन्हें बोला जाता था, और शंक्य मुनि के नाम से भी ये जाने जाते हैं। अब बुद्धिज्म के अंदर डॉक्ट्रिन क्या है गाइस? तो 4 नोबल ट्रुथ हमें बुद्धिज्म के अंदर देखने को मिलते हैं। चटवारी आर्य सत्यानी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर आती है। तो बुद्धिज्म के ये एसेंस है कि लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, सब्बम दुखम, की पूरी दुनिया जो है, पूरी जिंदगी जो है वो दुख से भरी हुई है, दुख से भरी हुई है, सब्बम दुखम। और दुख समुदाय, और जो कॉजेज हैं, कारण जो है इस दुख का, वो क्या है? तो वो है, हमें देखने को मिलता है कि कारण जो है ये है डिजायर। डिजायर जो है वो कारण है, इच्छा जो है वो दुख का कारण है, ऐसा बताया गया है। और इसे द्वादश निदान या प्रतीत्य समुत्पाड़ा जो है वो कहा गया है। और सौरो, दुख को जो है वो रोका जा सकता है, निर्वाण जो है वो हासिल किया जा सकता है। निर्वाण के बारे में हमने क्या बात करी थी कि निर्वाण जो है वो किस चीज को बोलते हैं? जब ये एनलाइटमेंट इन्होंने हासिल किया था उसको निर्वाण जो है वो नाम दिया गया था। और एक रास्ता है जिस पर चलेंगे आप, अष्टिंग मार्ग पर चलेंगे, अष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे, तब आपके पूरे दुख जो है वो खत्म हो जाएंगे। दुख निरोध गामिनी प्रतिपाड़,
राइट। तो ये चीज इन्होंने बताई कि आपके दुख खत्म करना है तो अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा, तो उससे दुख पूरे खत्म हो जाएंगे। और गाइस प्रत्यय समुत्पाद जो है इसे हम लोग हेतुवाद के नाम से जानते हैं। ये थ्योरी ऑफ कॉज इफेक्ट है, मतलब कोई ना कोई चीजें जो होती हैं, किसी ना किसी चीज का जो इफेक्ट होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ये थ्योरी ऑफ कॉज इफेक्ट है, हेतुवाद। और शन भांग वाड़ जो है गाइज, ये थ्योरी ऑफ मोमेंटेरियननेस हम लोग को देखने को मिलती है। इसमें कहा जाता है कि अपने आप को रिमाइंड करो कि क्या काम आप कर रहे हो, लगातार जो भी करते रह रहे हो उस चीज के लिए अपने आप को रिमाइंड करते रहो, रिमाइंड करते रहो। रिमाइंड करते रहोगे तो आप जो है वो अपने काम में मतलब कंटिन्यूअस अपने काम को करते रहोगे, किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा काम के दौरान। और डिजायर जो है, इच्छा जो है, वो मेन कॉज है दुख का, सौरों का। और अल्टीमेट एम जो होना चाहिए लाइफ में, जीवन में, वो निर्वाण, एनलाइटनमेंट अचीव करने का होना चाहिए। ये ऐसी स्टेट होती है जिसमें शांति रहती है एक मनुष्य के जीवन में, शांति, पूरा पीसफुल माइंड रहता है एक मनुष्य का। और जितनी भी जो साइकिल्स होती हैं बर्थ की और डेथ की, राइट, तो ये पूरी जो साइकिल चल रही है डेथ की और बर्थ की, जीवन फिर से मतलब इंसान जो है वो जीवन में कष्ट झेलता है, कष्ट जो होता है वो इच्छाओं के कारण होता है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल जो है वो खत्म हो जाती है जब एक बार इंसान जो है वो निर्वाण हासिल कर लेता है। अष्टांगिक मार्ग जो है गाइज, ये 8 फोल्ड पाथ है। क्या क्या है? राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब हाथ पैर नहीं चलाना, राइट एक्सरसाइज का मतलब जो भी कर्म कर रहे हो वो सही तरीके से चलो। राइट मेमोरी, दिमाग में पूरी चीज सही रखो, सही मेडिटेशन करो। तो ये अष्टांगिक मार्ग है, 8 फोल्ड पाथ जो है, इस पे चलेगा जो व्यक्ति तो वो निर्वाण हासिल कर लेगा, वो सभी दुखों से जो है वो मुक्त हो जाएगा। और मध्य मार्ग की भी बात की गई है। मध्यम प्रतिपाद जिसको हम लोग कहते हैं, ये मिडिल पाथ है, ये प्रतिपद है, मतलब चलना है जिसमें, राइट, कि एक व्यक्ति जो है उसे ना ही एक्सट्रीम और ना ही सीवियर एस्टिज्म को जो है वो फॉलो करना है। इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को अपनी लाइफ को बिल्कुल ही लग्जरी और कंफर्ट में नहीं रखना है, एक्सट्रीम लग्जरी एक्सट्रीम कंफर्ट में, ना ही एक व्यक्ति को बिल्कुल ही साधु संत नहीं बन जाना है, उसके बीच में रहो, राइट, ना लग्जरी जियो ना साधु संत बनो, उसके बीच में रहो। तो ये मध्य मार्ग की भी इन्होंने चर्चा करी है। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। 3 ज्वेल्स, 3 रत्न जो है, त्रिरत्न जिसे हम लोग बोलते हैं बुद्धिज्म के अंदर, वो क्या क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। त्रिरत्न बताओ क्या क्या है बुद्धिज्म के अंदर? तो बुद्ध जिसे एनलाइटेंड कहा जाता है, और धर्म जो डॉक्ट्रिन हम लोग को देखने को मिलती है, और संघ जो कम्यून होते हैं, राइट। तो ये 3 डॉक्ट्रिन हम लोग को त्रिरत्न हम लोग को देखने को मिल रहे हैं बुद्धिज्म के अंदर, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बुद्धिस्ट काउंसिल की बात होती है, डायरेक्ट पूछा जाता है पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कब चालू किया गया था, यानी कि कब हुआ था? तो 483 बीसी में हुआ था। इसके देखो जस्ट 483 बीसी याद रखो, दूसरे को याद रखने की जरूरत नहीं है, -100 कर दो। 383 बीसी में दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। वेन्यू जो था पहले बुद्धिस्ट काउंसिल का वो था राजगृह। यहां पर सप्तपर्णी केव हम लोग को, एक गुफा हम लोग को देखने को मिलती है सप्तपर्णी की, वहीं पर हुआ था। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे महाकस्प, राइट। और पेट्रॉन कौन थे, किनके अंडर हुआ था? अजात शत्रु, जो कि हर्यंक डायनेस्टी के थे। इनके पिता जो थे वो बिंबिसारा थे। इसी ने ही, अजात शत्रु ने ही अपने पिता को मार दिया था, और अपने जो प्रसन्नजीत जो इनके जो मामा थे उनसे काशी जो है वो छीन ली थी युद्ध करके। आपको पता होगा इसके बारे में, हमने डिस्कस भी किया था पहले। और इस समय क्या हुआ था पहले बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर? क्या हुआ था? तो सुत्त पिटाका को, क्वेश्चन बनेगा, सुत्त पिटाका को कंपाइल जो है, और विनय पिटाका का कंपाइलेशन जो है वो कब किया गया था? तो पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में किया गया था। किसके द्वारा? आनंद और उपाली के द्वारा, जो कि भगवान बुद्ध के शिष्य के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? पहले बुद्धिस्ट काउंसिल के -100 कर दो, 100 साल बाद, तो 383 बीसी में हम लोग को देखने को मिला था, राइट। और कहां पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, चुल्लवंगा वैशाली में हुआ था। और सब्बा कामी के द्वारा हमें देखने को मिला था कि ये मतलब इसके चेयरमैन थे सब्बा कामी। और काल अशोका के पैट्रोनेज में ये चीज हुई थी, जो कि शुशुनाग डायनेस्टी के हम लोग को देखने को मिलते हैं, काल अशोक, राइट। और इस समय क्या हुआ था? जो मॉन्क्स हैं, जो साधु हैं वैशाली के, वो कुछ चेंजेस चाह रहे थे, उन्होंने बोला था कि 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाए, यानी कि डिवीजन हो जाए ये पूरे इनका मतलब इसके संघ का, मतलब कि ये जो बुद्धिस्ट जितने भी है सब पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाए। तो ये हमें देखने को मिलता है कि शीसम जो है ये सतवीरा, वादिंस और महासंगिकास में डिवाइड हो गया था।
ये कुछ चेंज चाह रहे थे। सतवीरा निकाय, सतवीरा को भी कहते हैं सतवीरा निकाय, ये वन ऑफ द अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल है। ये स्प्लिट हो गई थी महासंगिकास से, तो महासंगिकास से स्प्लिट हो गई थी सतवीरा, तो राइट, तो ये अलग हो गई थी, इनके जो आइडियोलॉजी थे वो अलग हो रहे थे, यानी कि ग्रुप है, अब एक ग्रुप में कुछ लोग जो है वो कुछ और चाहते हैं, कुछ लोग जो है वो कुछ और चाहते हैं, तो ये एक स्प्लिट हम लोग को देखने को मिला था। ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान स्प्लिट हुआ था। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन सकता है कि महासंगिकास से सतवीरा जो है वो कब अलग हुए थे, तो दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में अलग हुए थे, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। इस समय काल अशोक थे, इनके पैट्रोनेज में ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, 383 बीसी में वैशाली में हुआ था, राइट। और तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, तो 250 बीसी में तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, और ये कहां पर, पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक राम विहार में पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसमें मोगली पुत्र तीसा जो थे ये हमें देखने को मिले थे कि इन्होंने प्रिसाइड किया था, चेयरमैन थे। और अशोक जो थे मौर्य डायनेस्टी के, उनके काल में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हमें देखने को मिला था 250 बीसी में, और इस समय कंपाइल किया गया था अभिधम्म पिटाका को। और डिसीजन जो है वो लिया गया था कि मिशनरी, आपको बताया अशोक ने जो है इस मिशनरी भेजी थी अपने धम्म का प्रचार करने के लिए। आपको पता होगा कि दुनिया के कोने कोने पर मिशनरी भेजी गई थी, तो ये आदि धम्म पिटाक हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि अशोक के समय पर किया गया था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। अब तीनों की तीनों बुद्धिस्ट काउंसिल हम लोग को बीसी में देखने को मिली थी, राइट, बिफोर कॉमन एरा जिसे हम लोग बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट भी जो है वो जिसे कहा जाता है, राइट, तो बीसी में हुई थी। और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एक लौती है जो कि एडी में हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, या फिर सीई में हमें देखने को मिलती है, और ये है 98 सीई में, राइट। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इकलौती बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो 98 एडी में, मैंने कि एडी के समय पर हमें देखने को मिली थी, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। कनिष्क जो थे उनके पैट्रोनेज में हुई थी, जो कि कुषाण डायनेस्टी के हम लोग को देखने को मिलते हैं। आगे चल के इनके बारे में भी जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस समय जो है वो कंपाइलेशन किया गया था महाविभा सशस्त्र का, जो संस्कृत कमेंट हम लोग को त्रिपिटाका का देखने को मिलता है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा त्रिपिटाका के बारे में। और यहां पर बुद्धिस्ट जो थे हिनायनिस्ट और महायानिस्ट में, हिनायना और महायाना में जो है वो डिवाइड हो गए थे। तो बुद्धिस्ट जो थे वो हिनायना और महायाना में कब डिवाइड हुए थे, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुए थे, जो कि कनिष्क के अंडर हमें देखने को मिला था। इसके जो चेयरमैन थे वो वासु मित्र थे, और वाइस चेयरमैन हम लोग को अश्वघोष देखने को मिले थे। तो अश्वघोष से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि अश्वघोष जब चेयरमैन थे तब उस समय कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, कब हुआ था, तो 98 एडी में हुआ था। और कहां पर हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था, कश्मीर में कुंडाला वाना में हमें देखने को मिला था कि ये कंडक्ट किया गया था। और बुद्धिस्ट जो थे वो हिनायना और महायाना में जो है वो डिवाइड हो गए थे। अब बुद्धिस्ट लिटरेचर में आपको त्रिपिटाका के बारे में मैं बताता हूं। मैंने आपको बोला था ना त्रिपिटाका के बारे में हमने बात करी थी अभी, त्रिपिटाका, राइट। तो ये कंपाइलेशन हम लोग को देखने को मिलता है महाविभा मतलब सशस्त्र का, जो कि संस्कृत कमेंट हम लोग को त्रिपिटाका का है। ये पिटाका का मतलब होता है बेसिकली बास्केट। क्या होता है, बास्केट यानी कि टोकरी, और त्रि यानी कि 3 टोकरियां, राइट। और ये इसलिए कहा जाता है इसको बास्केट क्योंकि उस समय पर जो टेक्स्ट जो थे बुद्धिज्म के, राइट, टेक्स्ट जो थे, ये पाली टेक्स्ट की अगर हम बात करें कि पाली लैंग्वेज में हम लोग को बुद्धिस्ट लिटरेचर देखने को मिलती है, तो जो टेक्स्ट थे, जो लिखावट थी, लेख जो थे, वो एक पाम लीफ पर लिखे गए थे, एक पत्ते पर लिखे गए थे, पेपर पर नहीं, पत्ते पर लिखे गए थे। और उन पत्ते को बास्केट में रखा गया था, इसलिए इसको नाम दे दिया गया त्रिपिटाका, राइट। तो पिटाका जो है वो बास्केट को कहा जाता है। सुत्त पिटाका की बात करें तो बुद्धिस्ट ने जो चीज कही है वो सुत्त पिटाका में लिखा है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनेगा, सुत्त पिटाका में क्या लिखा है, तो बुद्धिस्ट की कहावत यानी कि जो चीज उन्होंने कही है। विनय पिटाका की बात करें तो मोनास्टिक कोड्स, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह जो है, राइट, जो मोनास्टीज वगैरह में रहते हैं, जिस जगह पर मठ में वो रहते हैं, तो वहां पर वो कैसे, मतलब क्या चीज करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो वो गाइडलाइंस होती है ना, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो इसके अंदर लिखे हैं विनय पिटाका में। और अभिधम्म पिटाका की बात करें तो याद है अभिधम्म अशोक के समय पर हमें देखने को मिला था। अशोक कब आए थे, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में हम लोग को देखने को मिला था कि अशोक के अंडर ये कंडक्ट किया गया था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, तो 250 बीसी में। ये पूरी चीज रिकॉल करो, याद करो अपने आप में। तो अभिधम्म पिटाका, इसमें रिलीजियस डिस्कोर्स हैं बुद्ध के, तो भगवान बुद्ध ने जो धर्म को लेकर जो चीजें बताई हैं तो वो इसमें लिखा है। अभिधम्म पिटाका के अंदर हम लोग को दिघ निकाय देखने को मिलता है, माझिम निकाय देखने को मिलता है, संयुक्त निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, और
शूद्रक निकाय या फिर कुडक निकाय भी इसे हम लोग कहते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। फिर एक किताब आती है, उसका नाम है मिलिंड पन्हो, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंड। क्वेश्चन ये बनता है कि मिलिंड पन्हो किताब में किसके बीच में डायलॉग कंडक्ट हुए? तो मिलिंड के बीच में, जो कि ग्रीक इंडो ग्रीक रूलर है, मिनेंडर जिसे कहते हैं, और बुद्धिस्ट संत नागसेना। तो नागसेना और मिलिंड के बीच में जो है वो जो वार्ता हुई है, जो डायलॉग्स हुए हैं, वो इस मिलिंद पन्हो नाम की किताब में जो है वो लिखे हुए हैं। और पाली लैंग्वेज में, ये पाली लिटरेचर में ये किताब हमें देखने को मिलती है। फिर हम लोग को श्रीलंका के क्रॉनिकल्स देखने को मिलते हैं, और ये है दीप वंशा और महावंशा। तो वंशा जैसे ही सुनो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए श्रीलंका, वंशा श्रीलंका, राइट। तो ये चीज है। अब संस्कृत में लिखी गई किताब बुद्ध चरित्र है, और समुद्र आनंद, सूत्रलंकर, सरीपुत्र प्रकरण और वज्र सूची, तो अश्वघोष की ये किताबें हमें देखने को मिल रही हैं। और इसके अलावा वासुमित्र की जो किताब है वो है महाविभश शस्त्र, और बुद्ध घोष की किताब जो है ये हम लोग को देखने को मिलती है विशु धमक अत कथ्याएं, और सुमन गालवासिनी। और नागार्जुन की जो किताब है ये है प्रजना परिमित करिका मध्यमिक करिका। तो करिका की बात होती है तो नागार्जुन ध्यान में रखना है, राइट। तो ये चीज आपको कि नागार्जुन से रिलेटेड, अश्वघोष से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो संस्कृत में किताबें लिखी हैं इन्होंने, राइट, बुद्धिज्म को लेकर। अब बुद्धिज्म के अंदर हम लोग को सेक्ट्स कौन से देखने को मिलते हैं? तो देखो, हिनायना की हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी कि चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो किसके अंडर था? कनिष्क के अंडर था। कब हुआ था? कश्मीर में हुआ था। और किस समय हुआ था? तो 98 एडी पर हुआ था। तो ये चीज याद रखो, ठीक है, रिपीट करो, याद रखो, क्योंकि जितनी बार रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, उतनी बार चीजें याद रहेंगी। तो बुद्धिज्म का जो ये सेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है हिनायना, जिसे लेसर व्हीकल बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है लेसर व्हीकल क्या है? हिनायना। ग्रेटर व्हीकल क्या है? महायाना। तो महा से ग्रेटर और लेसर से हिन की बात करते हैं हम लोग। जो फॉलोअर जो है इसके, उनका मानना यह है, मतलब वो मानते हैं ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्ध के ऊपर, कि बुद्ध ने जो चीज सिखाई है तो उसको ये फॉलो करते हैं। और उन्होंने बोला है कि अगर मोक्ष चाहिए तो सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के थ्रू ही मोक्ष पाया जा सकता है। ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा बहुत बढ़िया सा, कि अब बताइए जरा कि आइडल वर्शिप पर, यानी कि मूर्ति पूजा के ऊपर जो है वो कौन बिलीव नहीं करते हैं, हिनायना या महायाना? तो आप ध्यान में रखो, हिनायना। तो ये जो है वो आइडल वर्शिप पर बिलीव नहीं करते हैं, राइट। और ये पाली लैंग्वेज को फेवर करते हैं, और दूसरे जो है वो संस्कृत लैंग्वेज को फेवर करते हैं, महायाना, और हिनायना पाली लैंग्वेज को फेवर करते हैं। इन्हें सदन बुद्धिस्ट कहा जाता है, और महायाना को नदन बुद्धिस्ट जो है वो कहा जाता है रिलीजन। क्योंकि देखो, साउथ इंडिया पर, श्रीलंका पे, बर्मा पे, म्यांमार पे, थाईलैंड पे, जावा पर ये हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इनको सदन बुद्धिस्ट रिलीजन जो है वो रेफर किया जाता है, और नदन बुद्धिस्ट रिलीजन महायाना के लिए रेफर किया जाता है। और दो सबसेक्ट्स हिनायना में अगेन हमें देखने को मिलते हैं। ये कौन से? वैभाषिका और सौतांत्रिक। वैभाषिका और सौतांत्रिक, तो ये किन में है? हिनायना के अंदर आते हैं ये। तो ये चीज भी बिल्कुल क्लियरली ध्यान में रखना। आप ग्रेटर व्हीकल की बात करते हैं, महायाना के बारे में डिस्कस करते हैं, 2-3 पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो इनके फॉलोअर्स का मानना है कि बुद्ध के हेवनलीनेस के ऊपर, कि भगवान बुद्ध जो है वो मतलब स्वर्गवासी हैं, और बुद्ध की पूजा करो, बोधि सत्व को हासिल करो, तब जाकर जो है वो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। इनका मानना है आइडल वर्शिप के ऊपर, मूर्ति पूजा करते हैं ये भगवान बुद्ध की। संस्कृत लैंग्वेज को फेवर करते हैं, ना कि पाली को। नदन बुद्धिस्ट क्षेत्र जो है वो मतलब रिलीजन, क्योंकि ये नदन बुद्धिस्ट मतलब नदन रीजन पर हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे चाइना, कोरिया, जापान। तो नदन बुद्धिस्ट रिलीजन को भी जो है वो महायाना को माना जाता है, रेफर किया जाता है। इसके अंदर भी दो सबसेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, मध्यामिका या फिर शून्यता। जो फाउंडर इसके हैं नागार्जुन है, और योगाचार और विजनवाड़, इसके फाउंडर हम लोग को मैत्रीनाथ देखने को मिलते हैं, और उनके जो शिष्य हैं असंग। तो ये जो है वो इसके फाउंडर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, योगाचार, विजनावाड़ जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखो। और एक और सेक्ट है वज्रयान। तो वज्रयान किसके अंडर है? तो ये हमें इसी के अंदर देखने को मिलता है। बुद्धिज्म के अंदर एक और नया सेक्ट है, और इनके जो फॉलोअर्स हैं उनका कहना है कि मोक्ष जो है, सेल्वेशन जो है,
ये कैसे किया जा सकता है? मैजिकल पावर्स के थ्रू, वज्र के थ्रू। तो जादू मंत्र करके जो है वो मोक्ष हासिल किया जा सकता है। तो वज्रयान है ये। और चीफ डिवाइनिटीज इस सेक्ट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं वो है तारास। तो इन्होंने एक नए जो है वो भगवान को आप कह सकते हो कि उनको जो है वो बना दिया, और ये है तारास। और ये ईस्टर्न इंडिया में पॉपुलर है, स्पेशली बंगाल में और बिहार में, राइट। वो बोलते हैं ना कि वेस्ट बंगाल का जो जादू टोना है वो बहुत खतरनाक है, तो उससे आप इस चीज को याद रख सकते हो, रिलेट कर सकते हो, राइट। बंगाल का बंगाली बाबा। अब देखो बोधिसत्वास की बात करें गई तो भगवान बुद्ध की कुछ मूर्तियां हम लोग को देखने को मिलती है। वज्रपानी जो है वो इंद्र की तरह ही है, इनके हाथ में जो है वो एक थंडर बोल्ट है, बिजली हम लोग को देखने को मिलती है। और ये शत्रु है पाप और बुराई के, राइट। पाप और बुराई को खत्म करने के लिए ये हमें देखने को मिलते हैं। अवलोकितेश्वर की बात करें गई तो ये भगवान जो है वो नीचे देख रहे हैं। पद्म पानी लोटस बियरर है, इन्होंने लोटस हाथ में पकड़ा हुआ है, काइंड हार्टेड है, बहुत ही अच्छे हैं, हम लोग को साफ दिल वाले देखने को मिल रहे हैं। मंजूश्री स्टिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो समझ होती है ना अंडरस्टैंडिंग, उसको बढ़ाने के लिए मंजूश्री हम लोग को देखने को मिलते हैं। इनके हाथ में एक किताब है जो 10 परमिताज स्पिरिचुअल परफेक्शंस की हमें देखने को मिल रही है। तो किताब जो पकड़े हुए हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए बहुत बढ़िया सा कि किताब पकड़े हुए बोधिसत्वा जो है उन्हें क्या कहते हैं, तो मंजूश्री। मैत्रेय की बात करें तो फ्यूचर बुद्धा, आने वाले समय के बुद्धा जो है वो मैत्रेय हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा गार्जियन जो परगेटरीज के हम लोग को देखने को मिलते हैं। परगेटरीज मतलब शुद्धिकरण, तो शुद्धिकरण के जो गार्जियन है, जो शुद्धिकरण करने के बारे में बताते हैं, वो है क्षितिगृह। और इसके अलावा बुद्ध जो हेवन में है, आसमान में, स्वर्ग में, तो ये है अमिताभ या अमितायुष, राइट। तो ये चीज आप लोग को बोधिसत्वास के बारे में थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ मतलब टेम्पल्स, सैक्रेड श्राइन्स, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, खुशीनगर। तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो ये 4 प्रिंसिपल इवेंट्स है बुद्ध की लाइफ में। तो आपको पता है लुम्बिनी में क्या हुआ है, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। बोधगया में एनलाइटनमेंट इन्होंने हासिल किया, और एनलाइटनमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वाण इन्होंने हासिल किया। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला सरमन जो है वो दिया था। खुशीनगर की बात करें गई तो खुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी 80 साल की उम्र में, तो 483 बीसी में। और इनका जन्म कब हुआ था, 563 बीसी में, राइट। और 4 प्रिंसिपल हम लोग को बुद्धा की लाइफ की ये चारों देखने को मिलते हैं। बर्थ, एनलाइटमेंट, पहला सरमन और डेथ, राइट, रिस्पेक्टिवली, जिसके चारों के बारे में हमने बात करी। और इसके अलावा 4 प्लेसेस, श्रवस्ती, राजगृह, वैशाली और संकास्य, तो ये हम लोग को मतलब देखने को मिलता है। 8 प्लेसेस इन्हीं के साथ ही साथ टोटल, राइट, जो कि 8 होली प्लेसेस के तौर पर, अष्टांगनास के तौर पर हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। राजगृह भी है, श्रवस्ती भी है, इसमें संकास्य भी है, और वैशाली भी हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये किससे रिलेटेड है, तो यहां पर बुद्धिस्ट काउंसिल हम लोग को देखने को मिली थी। याद आ रहा है आपको, इसके बारे में हमने डिस्कशन अभी कुछ समय पहले ही किया था। तो ये 8 प्लेसेस हम लोग को देखने को मिल रही है। और दूसरे और सेंटर बुद्धिज्म के अंदर एंशिएंट इंडिया में कौन से हैं, अमरावती, नागार्जुन कोंडा, जो आंध्र प्रदेश में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अमरावती कहाँ है, नागार्जुन कोंडा कहाँ है, किससे एसोसिएटेड है, तो बुद्धिज्म से, और आंध्र प्रदेश में है ये। नालंदा बिहार के अंदर, और जूनागढ़ हम लोग को, और वल्लभी हम लोग को गुजरात में देखने को मिलता है। सांची और बरहुट ये मध्य प्रदेश में है। अजंता एलोरा महाराष्ट्र के अंदर है। धौलागिरी जो है वो ओडिशा के अंदर है। कन्नौज, कौसंबी और मथुरा हम लोग को यूपी में देखने को मिलता है। जगदल और सोमपुरी ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो ये वाला भी कुछ आपको दूसरे सेंटर्स भी पता होने चाहिए कि जहां पर पूजा होती है, अच्छे अच्छे ये श्राइन्स हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के 3 प्रकार हैं, 3 फॉर्म है। स्तूप बनाए जाते हैं जिसमें भगवान बुद्ध के रिलिक्स होते हैं, मतलब कि वो अस्थियां आप कह सकते हो, राइट, पार्ट्स, बॉडीली पार्ट्स, राइट। और कुछ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है उनके भी रिलिक्स यहाँ पर प्रिजर्व्ड हैं। और इसके अलावा चैत्य जो होता है, प्रेयर हॉल होती है जहां पर प्रेयर किया जाता है, और विहारा मतलब कि रेसिडेंट्स जहां पर रहते हैं। तो स्तूप, चैत्य और विहारा, तो ये 3 चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये बुद्ध के अंदर आर्किटेक्चर यानी कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलते हैं। अब बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज और कहां पर है और इसके फाउंडर कौन है, ये चीज आप समझो। तो नालंदा बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, ये हम लोग को बड़ागांव बिहार में देखने को मिलती है, राइट।
और कहा किसके द्वारा इसे शुरू किया गया है, तो गुप्त रूलर कुमार गुप्त वन ने शुरू किया। तो नालंदा के फाउंडर कौन है, कुमार गुप्त वन। तो ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है और जा चुका है। ओदांतपुरी भी एक हम लोग को बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, जो अगेन बिहार में है, बिहार शरीफ में है ये। और पाला रूलर गोपाल, इसके द्वारा जो है वो ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है। और फिर अगेन पाल रूलर, और फिर लगातार हम लोग को पाल रूलर ही देखने को मिलेंगे। तो एक गुप्ता रूलर है और 4 पाल रूलर हैं, और एक हम लोग को मैत्रक रूलर देखने को मिलते हैं। तो धर्मपाल ने बिहार के अंदर ही भागलपुर में विक्रमशिला जो है वो यूनिवर्सिटी का गठन किया है। फिर अगेन धर्मपाल ने ही नॉर्थ बंगाल में भी सोमपुरी का गठन किया। तो धर्मपाल ने 2 यूनिवर्सिटी का गठन किया है। धर्मपाल पाल रूलर है, राइट। फिर एक और पाल रूलर रामपाल, तो इन्होंने क्या किया, बंगाल के अंदर जगदल का जो है वो गठन किया, जगदल यूनिवर्सिटी। और वल्लभी की बात करें गाइस, तो ये गुजरात के अंदर है, और ये जो है वो हम लोग को मैत्रक रूलर देखने को मिलते हैं, भत्रक। तो इनके द्वारा जो है ये शुरू की गई है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है इसके बारे में। रॉयल पैट्रॉन्स की बात करें तो बिंबिसारा और अजात शत्रु, ये मगधन रूलर हैं। ये मतलब पैट्रोनेज जो है वो उन्होंने दिया है बुद्धिज्म को, यानी कि उनके लिए मतलब स्पेंडिंग करी, खर्चा किया, राइट। तो ये सब चीजें हमें उनको संरक्षण जो है वो प्रोवाइड किया। प्रसन्नजीत की बात करें, कोसाला रूलर, राइट। प्रसन्नजीत और अजात शत्रु का आपको पता ही है इशू, राइट। और बिंबिसारा और प्रसन्नजीत के बारे में भी आप जानते हैं कि बिंबिसारा की ये प्रसन्नजीत साले हैं, है ना। मतलब बिंबिसारा ने ये मैट्रिमोनियल अलायंस जो है वो किया था, शादी वगैरह जो है वो करी थी, और उसके थ्रू अपने किंगडम को जो है वो बढ़ाया था, मतलब एनहेंस किया था। और इनको जो है वो दहेज में काशी मिली थी, काशी का कुछ हिस्सा, फिर अजात शत्रु ने काशी को के ऊपर पूरा कंट्रोल कर दिया। फिर उद्यान की बात करें तो वत्स रूलर हैं। प्रद्योत की बात करें, अवंती रूलर, अवंती वाला क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के पास हमें देखने को मिलता है। अशोक और दशस्त्र की बात करें तो मौर्यन रूलर हैं ये। मिलिंड और मियांडर की बात करें तो इंडो ग्रीक रूलर हम लोग को देखने को मिलते हैं। कनिष्क की बात करें तो कुषाण रूलर, और हर्षवर्धन ये वर्धन रूलर, गोपाल, धर्मपाल और रामपाल ये पाल रूलर। तो ये सब हम लोग को रॉयल पैट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, रूलर्स देखने को मिलते हैं, जिन्होंने बुद्धिज्म मतलब के समय पर मतलब कुछ एक्ट जो है वो किए थे, इन्वॉल्व थे वो, राइट, इसी एरा के समय पे। अशोक मौर्यन रूलर, और ये ग्रेट पैट्रॉन माने जाते हैं बुद्धिज्म के। और तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हुआ था, कब हुआ था तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल, 250 बीसी में। 250 बीसी में इन्होंने अपने मिशन को सेंड किया था, जिनमें इनके पुत्र हम लोग को महेंद्र और इनकी पुत्री हम लोग को संघमित्रा देखने को मिली है, जिन्हें श्रीलंका जो है वो भेजा गया था, राइट। और कनिष्क की बात करें तो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल ये 98 एडी के समय पर हुआ था, राइट। तो इस समय मिशन जो है वो चाइना को भेजा गया था, कोरिया को भेजा गया था और जापान को भेजा गया था, याद रखिएगा। पालास की बात करें, ये बंगाल और बिहार के अंदर लास्ट ग्रेट पेट्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं बुद्धिज्म के, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ बुद्धिज्म से रिलेटेड पूरी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया, जो कि प्रीलिम्स में आपसे पूछी जा सकती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जैनिज्म को कवर करेंगे।